हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेस। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर ना। तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर में देखे थे कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे है ना, वो ट्रायंगल लॉ के बारे में करेंगे कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है एक्चुअली, है ना। देखो, हमने यहाँ दिखाया है, हमने लिखा है यहाँ ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है ना। जैसे हमने दो वेक्टर लिया है यहाँ, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर लिया है बी। ठीक है। तो हमने कहा यहाँ लिखो रिजल्टेंट, मतलब इस ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वह किसके इक्वल होगा? वह लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, ए और बी के अपोजिट साइड जो लेंथ है यह ए और बी का रिजल्टेंट बताएगा। तो यहां जो रिजल्टेंट आया क्या आया? ए प्लस बी। रिजल्टेंट मतलब होता है सम, दो वेक्टर का सम। ठीक है। तो यहाँ दो वेक्टर का सम जो आएगा वह क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। और जो दो वेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा वह रिजल्टेंट होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरे तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हमने लिखा है टेल ऑफ वेक्टर, जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में कि वेक्टर का इसको हेड पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? टेल। वेरी गुड। तो ये हेड हो गया और ये क्या हो गया? ये पॉइंट जो है टेल हो गया। तो हमने लिखा है टेल ऑफ वेक्टर इज प्लेस्ड एट हेड ऑफ अदर वेक्टर। ध्यान रखना, हेड ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है। तो देखो यहां एक वेक्टर ए लिया है, इस ए के हेड पर हमने क्या किया? बी का टेल रख लिया। ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल रख लिए। अब हमने कहा देन दियर रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ अदर वेक्टर। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देंगे। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल यहां है देखो, और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दिया। क्लियर है? यहां तक हमने क्या किया? पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया। क्लियर है? अब हमको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा? पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को मिला देना होगा। तो रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। तो ये दोनों में जो आपको डिफिनीशन अच्छा लगे, दोनों सेम है, आप इसको समझ सकते हो, है ना। चलो, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कोई वेक्टर है ए, है ना, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, है ना। ऐसे ले लिया। अभी दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम लोग इसको बी को ऐसा करेंगे कि इस पर जो है पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिए, वेक्टर बी हो गया। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। सिमिलर चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है, अब जैसे यहां दिया हुआ है ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। यहां जो है वेक्टर दिया हुआ है, इसका हम लोगों को रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा? देखो हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं बहुत अच्छा। यहाँ देखो एक वेक्टर है ए, हमने क्या करना होगा? हमें वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया। ध्यान रखना है कि जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हमारे पास वेक्टर है, आप कोशिश करो, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि लेंथ इसका लगभग इक्वल हो, तो हमने लेंथ लगभग इक्वल लिया है। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो हमने वेक्टर ले लिया। इसको फर्स्ट वेक्टर हमने मान लिया। तो हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है। तो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर का टेल यहां रख लो भाई। हमने सेकंड वेक्टर का टेल रख लिया। क्लियर है? देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रख लिया। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाना होगा। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो यहां हम r इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो, a प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट आ गया। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे देखो
हमने क्या किया कि एक वेक्टर ए ले लिया है, देखो एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ठीक है, जैसे हमने लिखा है एक वेक्टर हमने ए ले लिया है। अब हमें क्या करना होगा, एक दो वेक्टर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया एक्स एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर ए वाई वाई डायरेक्शन में। जैसे हम यहाँ रफली स्केच बनाना चाहें, देखो एक्स इस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया, बोलो, और ए वाई जो है इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया है ना, ए वाई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट वेक्टर, जैसे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है, तो इसके हेड पर हमने सेकंड वेक्टर का टेल रख लिया, ठीक है ना। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, यही कर रहे हैं। तो यहां भी हमने यही किया, देखो ए एक्स के हेड पर हमने ए वाई का टेल रख लिया और रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला दिया। तो ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स इसका सम प्लस इसका सम, जैसे यहाँ आता है ये रिजल्टेंट क्या आएगा, इस वेक्टर का सम प्लस इस वेक्टर का सम। तो यहाँ वेक्टर क्या है एक्स और ये वेक्टर क्या है ए वाई, तो रिजल्टेंट आ जाएगा एक्स प्लस ए वाई। अब पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं यूनिट वेक्टर, ध्यान होगा यूनिट वेक्टर हमने क्या डिस्कस किया था, सबको ध्यान होना चाहिए। हमने बताया था कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है यूनिट वेक्टर के। ये हम यूनिट वेक्टर में बताए हैं, टाइप ऑफ वेक्टर में आप चेक कर सकते हो, पिछला लेक्चर में जाके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के होता है, यहाँ क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स किधर है, एक्स तो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स इंटू आई, आई ये डिनोट करेगा कि एक्स जो वेक्टर है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो सिमिलरली ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इंटू जे, जे का मतलब हुआ कि किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया ए वाई जे, क्लियर। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल है। अब यहां देखो ट्रायंगल एक दिख रहा होगा ओ पी क्यू ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में क्या है, देखो हमको साइन थीटा निकालना है, ठीक है ना, एंगल थीटा है तो हम साइन थीटा निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने का साइड क्या दिख रहा है बताओ, ए वाई दिखा, तो ए वाई हमारा जो है परपेंडिकुलर आ गया और ए जो है हाइपोटेनस है ए वाई अपॉन ए। तो यहां से ए वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया ए साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू क्या आ गया ए साइन थीटा। सिमिलरली हम ट्रायंगल ओपीक्यू में कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहाँ क्या है एक्स, बेस यहाँ क्या है एक्स और हाइपोटेनस है ए, तो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा का वैल्यू आया। तो यहां से एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए कॉस थीटा, एक्स का वैल्यू क्या आ गया ए कॉस थीटा। सिंपल है, हमने क्या किया कि यहाँ ए एक्स का वैल्यू निकाल लिया ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया ए साइन थीटा। अभी दोनों का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा यही है ए इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो हमने ए एक्स के पोजीशन पर रख लिया ए कॉस थीटा इंटू आई और ए वाई के पोजीशन पर रख लिया ए साइन थीटा इंटू जे। बहुत बढ़िया, क्लियर यहां तक। अब यहां देखो ए कॉस थीटा आई, आई का मतलब ए कॉस थीटा किधर आया, एक्स डायरेक्शन में आया। सिमिलरली ए साइन थीटा इंटू जे, जे का मतलब किधर आया वाई डायरेक्शन में आ गया, है ना। यानी वेक्टर ए का अगर हम यहां ड्रॉ करना चाहें तो इसको समझ सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि वेक्टर ए जो है उसका दो कंपोनेंट आया, एक कंपोनेंट आया एक्स डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर ए है इसका एक कंपोनेंट मान लो ए है, इसका एक कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा किधर एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में आ गया ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का दो कंपोनेंट बना, एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा, क्लियर है, यह हमने देख लिया। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू आई प्लस ए साइन थीटा इंटू जे। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ओपीक्यू में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं कि ट्रायंगल ओपीक्यू, देखो ओपीक्यू है ना, ओपीक्यू इक्वल टू ओपीक्यू में यहां राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे,
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, देखो ओ क्यू स्क्वायर, देखो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहाँ देखो इज इक्वल टू ओ क्यू तो हो गया, अब ए हाइपोटेनस हो गया ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर। हम लिखे हैं देखो ओपी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से हमने लिख लिया। अब ओपी का वैल्यू हमें पता है, देखो फिगर में हम दिखा देते हैं भाई, ओपी का वैल्यू कितना है एक्स और पीक्यू का वैल्यू कितना है ए वाई, तो यहां हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ओ क्यू का वैल्यू देखो ओ क्यू का वैल्यू फिगर में दिया हुआ है ए, तो हमने रख लिया ए का स्क्वायर, तो ओ क्यू की जगह ए स्क्वायर, ओपी की जगह एक्स स्क्वायर, पीक्यू की जगह ए वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या करना, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में आया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ए जो आया, हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोई वेक्टर ले लो, इसको अपन एरो देंगे तो रीड करेंगे वेक्टर ए, क्या रीड करेंगे वेक्टर ए। बहुत अच्छा, अगर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे, एक मॉड ले लेते हैं, यानी अब इस वेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, या फिर सिंपल ए लिख दे तब भी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो यहाँ वेक्टर पर एरो नहीं है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। जैसे कोई वेक्टर बी है, फिर से एक बार बताते हैं समझो, वेक्टर बी है, अगर वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो बी केवल लिख लेंगे, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसी तरह कोई वेक्टर सी है और केवल सी लिखे एरो ना दे तो कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ एरो है नहीं, तो ये डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी ये कैसे आया, इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ हमने क्या दिखाया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आया है एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेक्टर इज इक्वल टू क्या है एक्स आई प्लस ए वाई जे। यानी क्लियर है कि अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड लिखना हो तो यहां से क्लियर हो रहा है कि आई के कोफिशिएंट का आप स्क्वायर कर दो और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। जैसे देखो सिंपल है, हम यहाँ लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे देखो कि हमारे पास है कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछ ले तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आई के कोफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट मतलब 3 का स्क्वायर का आप ऐड करो और रूट ले लो, तो समझ में आ गया मैग्नीट्यूड कैसे लेना है। अगर वेक्टर आई और जे के टर्म में दिया है तो हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे और प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तो हमने लिख लिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान हो जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। सिमिलरली यदि हमको टेन थीटा निकालना हो, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, कैसे करते हैं देखो यहाँ हम लोग ऐसा करेंगे कि टेन थीटा निकालना हो इस ट्रायंगल में, देखो ओ पी क्यू में ट्रायंगल में देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ए वाई और बेस है ए एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। बहुत बढ़िया, तो यहां से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक्स यहाँ क्या है, एक्स यहाँ एक्स कंपोनेंट है, एक्स क्या है यहाँ एक्स कंपोनेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर। देखो एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर करेंगे और फिर रूट ले लेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्म में याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर, इसका रूट ले लेना। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो टेन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह ए वाई यहाँ क्या है, ए वाई यहाँ वाई कंपोनेंट है तो हम लिख सकते हैं वाई कंपोनेंट, और ए एक्स क्या है एक्स कंपोनेंट, तो हम लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट। यानी टेन थीटा का वैल्यू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट भी लिखा सकता है।
बहुत बढ़िया। अभी हमको निकालना है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड एक्स एंड ए वाई शोन इन फिगर। एक्स और ए वाई निकालना है भाई। कैसे निकालना है पहले समझो। हम लोग क्या करेंगे इसका, कि इसका एक कंपोनेंट, ये ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट हमने निकाला उसमें ये भी ध्यान रखना है, दो तीन चीजें ध्यान रख लो, बहुत सिंपल है, कि जिसके साथ एंगल बनाएगा। देखो यहाँ एक और तरीका हमारे पास निकल के आ जाता है कि देखो यहाँ इसका कंपोनेंट क्या आया है, एक cos थीटा आया है। तो अगर कोई वेक्टर ले लो, देखो यहाँ लिखे हुए हम, ये वेक्टर ले लिया और ये जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। ये ट्रिक याद रखो, जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट और उस कॉस के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा। तो चलो इसी पर हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हमारे पास है, ये वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो इधर हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, और जब कॉस वाला लाइन हमको पता हो गया तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन 30 डिग्री। क्लियर है? तो ए कॉस 30 ए साइन 30 हमको पता हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है ए कॉस 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ रखा ए का वैल्यू, रखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, 2 कैंसल, तो कितना आ जाता है भाई √3 मीटर। निकल गया? बोलो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो ए वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है ए साइन 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई ए साइन 30 डिग्री। ए का वैल्यू रखो 2 है ना, और साइन 30 1/2, 2 कैंसल, कितना आता है 1 मीटर। यानी क्लियर है, एक्स का वैल्यू √3 मीटर आएगा और ए वाई का वैल्यू 1 मीटर आएगा। तो यहां से हम लोग समझ गए। याद रखना, जिसके साथ एंगल बनाएगा कोई वेक्टर, जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वह कॉस कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन साइन कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वह क्या था, 2 डायमेंशन में था। अभी 3 डायमेंशन हम लोग बात करेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। तो जैसे देखो यहां हमने क्यूब लिया है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन और ये हो गया जेड डायरेक्शन। अब एक कोई वेक्टर हमने ले लिया ए जो है एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया है। ये जो है एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। सिमिलरली वेक्टर ए वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा। क्या बना रहा है? बीटा। उसी तरह से जेड जो है ए के साथ एंगल बना रहा है गामा, है ना। तो हमने क्या करना है, सिंपल है, हमने अभी बताया है कि जिस लाइन के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ फिगर एक सेपरेटली रफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह तुमको दिखेगा भाई, वेक्टर ए है, ए एंगल अल्फा है, तो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ए कॉस अल्फा हो गया। तो यहाँ ए एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में आ गया ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से कॉस अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा x/a। यहां से कॉस अल्फा निकल गया। यहां तक बात क्लियर है? चलो अब उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि वेक्टर ए जो है, इसको समझो, फिर से मैं यहाँ रफ स्केच बनाऊंगा जो इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हमने ले लिया y, x हो गया, और ये क्या हो गया y, और ये वेक्टर हो गया भाई a। बहुत बढ़िया। ये जो है y के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। क्या बना रहा है? बीटा। तो हमने अभी बताया है कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा इधर ए कॉस बीटा। बोलो, जिसके साथ एंगल बनाया कॉस कंपोनेंट हो गया, तो हो गया ए कॉस बीटा। तो यहां वाई डायरेक्शन में जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए कॉस बीटा। क्या आ जाएगा? ए कॉस बीटा। ठीक है, तो यहां से कॉस बीटा निकाल लेंगे, ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली जेड के साथ एंगल बना रहा है, देखो ये जो है जेड के साथ एंगल बना रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ए जेड इज इक्वल टू, जिसके साथ हमने बताया ना कि जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस। तो ये जो है जेड के साथ एंगल क्या बना रहा है, गामा। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा भाई। हमने बताया, देखो यहाँ सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर ए है, देखो ये वेक्टर ए है ना, और ए है जेड, जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये गामा बना रहा है। तो ये वेक्टर ए जिस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये लाइन के साथ एंगल बना रहा है ना, तो ये लाइन हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, यानी हो जाएगा ए कॉस गामा। तो ए कॉस गामा, ए जेड डायरेक्शन में है, तो ए जेड इक्वल टू लिख लेंगे ए कॉस गामा।
कॉस गामा का वैल्यू आएगा एजेड अपॉन ए। क्लियर है, समझ में आई बात। अब यहां देखो हमने बताया कि यदि वेक्टर, यहां जो वेक्टर ए है इसका 3 डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, एक्स में भी आ गया, वाई में भी आ गया और जेड में भी आ गया। तो अगर टोटल वेक्टर हमको लिखना हो, नेट वेक्टर लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के वेक्टर को लिखो, वाई डायरेक्शन के वेक्टर को लिखो और जेड डायरेक्शन वेक्टर को लिखो, सभी को एक साथ ऐड कर दो तो नेट वेक्टर आ जाएगा। तो नेट वेक्टर हमारा क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स इंटू आई, आई ये डिनोट करेगा कि एक्स डायरेक्शन में ए एक्स है, सिमिलरली प्लस ए वाई इंटू जे, जे यहां डिनोट करेगा कि ए वाई वाई डायरेक्शन में वेक्टर है, उसी तरह ए जेड के ए डिनोट करेगा जेड डायरेक्शन में वेक्टर ए जेड को। तो हम नेट वेक्टर आ गया ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एक्स का वैल्यू ए कॉस अल्फा आई इंटू आई, उसी तरह भाई ए वाई का वैल्यू ए कॉस बीटा इंटू जे, उसी तरह ए जेड का वैल्यू ए कॉस गामा इंटू के हमने रख लिया, तो हमारा वेक्टर ये पता हो गया। क्लियर है। इस वेक्टर का कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अब यहां देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, तभी मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमने तरीका बताया, क्या बताए थे, 2 डायमेंशन बताए थे, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर लो, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर लो और वेक्टर के दिया हुआ है तो के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई का कोफिशिएंट एक्स तो एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट ए वाई तो ए वाई का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट ए जेड तो ए जेड का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और सबको ऐड करके रूट ले लिया, तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया। तो यहां जो है इस केसेज में 3 डायमेंशन में लिखा था, 3 डायमेंशन में वेक्टर तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में, वाई में और जेड में, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां तक हम समझते हैं, सबको समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि यहां देखो सेकंड पॉइंट में कॉस अल्फा जो आया, कॉस बीटा जो आया, कॉस गामा, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। अब यहां देखो हमने लिखा था ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट कैंसिल हो गया, तो इनसाइड क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू हमें पता है, देखो एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स का वैल्यू हमने यहां निकाला, देखो एक्स का वैल्यू ए कॉस अल्फा ए वाई ए कॉस बीटा ए जेड ए कॉस गामा। अभी सबका वैल्यू इसमें रख लेते हैं भाई, ध्यान रखो यहां हमने रखा एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा का स्क्वायर, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा का स्क्वायर। क्लियर है, हमने रख लिया। अब ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर तो सभी में, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। क्लियर है। तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बाय द वे कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहां कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा के पोजीशन पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा के पोजीशन पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां हमने 1 रख लिया। अब यहां देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये ऐड हो जाएगा 3 हो गया। अब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। अब ऐसा करते हैं इस सभी टर्म को इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, 3 को ऐसे ही रख लिया, 1 को इक्वेशन के इस साइड लेके आएंगे तो 3 माइनस 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर अल्फा को इक्वेशन के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसी तरह ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और 3 माइनस 1 को 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। हम समझते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। हमको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, हमारे पास ए का जो वैल्यू होगा ए कॉस अल्फा आई ए कॉस बीटा जे ए कॉस गामा के, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। उसी से हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कैलकुलेट कर लिए, जिसका वैल्यू 2 आया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कह रहा है कि
ए इजिकल टू दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमको निकालना है अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, यहाँ हमें पता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इजिकल टू क्या होता है बताओ, हमने बताया था ए कॉस अल्फा, हमने अभी अभी दिखाया, देखो यहाँ सिंपल, यहाँ देखो, यहाँ हमें ध्यान रखना है, देखो एक्स इजिकल टू ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू आया एक्स अपॉन ए, क्या है एक्स अपॉन ए, तो पहले हम ऐसा करेंगे कि यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स अपॉन ए, है ना, बहुत सिंपल। अब यहाँ देखो ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना, तो हम लिख लें इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो हम ए का मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहे और इसी को ए भी लिख सकते हैं, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा भाई, उसी तरह जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 9 प्लस 16 प्लस 25, यही आ गया, बोलो, तो हमारे पास कितना आता है √50 आ गया, है ना। अब इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो cos अल्फा आ जाएगा, एक्स का मतलब हुआ, देखो एक्स का मतलब हुआ कि जो वेक्टर हमको दिया है उसका एक्स कंपोनेंट, है ना, तो एक्स कंपोनेंट मतलब आई का कोफिशिएंट यही तो है एक्स कंपोनेंट, एक्स तो यही है, ये क्या है ए वाई और ये क्या है ए जेड, ठीक है ना, तो हमें एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और ए मैग्नीट्यूड निकाल लिए तो √50, तो यहां से हमारे पास अल्फा निकल जाएगा cos इनवर्स 3 अपॉन √50, क्लियर है, तो यहां से हमने अल्फा निकाल लिया। उसी तरह से हम बीटा निकाल सकते हैं, है ना, तो cos बीटा इजिकल टू ए वाई अपॉन ए, है ना, तो ए वाई का वैल्यू कितना है, ए वाई का वैल्यू है 4 अपॉन ए का वैल्यू हमने निकाला √50, तो यहां से हमको निकल जाएगा बताओ बीटा इजिकल टू cos इनवर्स 4 अपॉन √50, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब उसी तरह देखो cos गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा ए जेड अपॉन ए जेड का वैल्यू यहाँ देखो, ए जेड का वैल्यू 5 है, तो 5 अपॉन ए का वैल्यू हो जाएगा √50, तो यहाँ से गामा निकल जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स 5 अपॉन √50, ये आ जाएगा, है ना, cos इनवर्स, इसको थोड़ा सही कर लो, बहुत सिंपल, 5 अपॉन √50 यहां से आ जाएगा, तो हमने क्या देखा अल्फा बीटा गामा हमारा कैलकुलेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, गामा पूछ रहा है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हमारे पास क्या है, देखो हमें पता है, देखो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है 1, बहुत अच्छा, तो यहां देखो यहां लिखेंगे cos अल्फा का वैल्यू कितना 30, तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और 45 का वैल्यू होगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो आ जाता है 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो यहां से हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, है ना, तो हमारे पास इसका एलसीएम हो जाता है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, है ना, तो कितना जाता है भाई बताओ, तो हमने यहाँ देखा, देखो और हमने 1 माइनस 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/2 cos 30 का वैल्यू होगा भाई √3/2, ध्यान रखना है √3/2, ये 3/4 आ जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ हो जाएगा 3/4, है ना, और यहाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे तो इसका तो 4 हो गया, तो 4 माइनस 3, है ना, और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा -1/4, ये निगेटिव साइन आ गया, ये क्या आ गया निगेटिव वैल्यू आ गया, क्या आ गया निगेटिव -1/4 मतलब निगेटिव वैल्यू आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, या cos गामा हम लिखे -1/4, ठीक है ना, तो cos गामा क्या आ जाएगा रूट -1/4 है, रूट में आएगा, रूट में निगेटिव, ये पॉसिबल नहीं, हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं, ये डेटा में कुछ
ऐसा दिया हुआ है कि पॉसिबल नहीं आया, गामा यहां से कैलकुलेट नहीं किया सकता। बाय द वे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्फा का वैल्यू दिया है 60, बीटा का वैल्यू 45, गामा का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं, समझना कि हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा, है ना, इक्वल टू 1, ऐसे लिखा सकता है। बोलो अब cos 60 का वैल्यू हमें पता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर, है ना, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा यहां से निकाल लो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम लो, इसका 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हो जाएगा 4 माइनस 4 4 1 1 इंटू 1 1 माइनस 2, है ना, तो आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 -3, 4 में से 1, 4 में से -3 करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/4, है ना, ये 1/4 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। तो cos गामा निकल जाएगा, cos गामा 1/4 का रूट, तो 1/4 का 1/2 और cos 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हो जाएगा cos गामा, तो गामा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास आ गया गामा का वैल्यू 60 डिग्री। यानी फर्स्ट वाले केस में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, समझना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये डेटा के अकॉर्डिंग निगेटिव वैल्यू आ गया तो पॉसिबल नहीं है, गामा का वैल्यू नहीं निकल पाया। बट ये डेटा सही है, इससे हमको पॉजिटिव वैल्यू आया। और जब सॉल्व किए, देखो सॉल्व किए तो हमारे पास गामा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? तो यहां तक हम समझते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम लोग देख लिए 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। आगे चलकर और भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन के हमने यहाँ 3 रूल लिखे हैं। पहला ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो आएगा ना, वह 2 वेक्टर के एडिशन के लिए बात हम लोग करेंगे तब आएगा। और 2 से ज्यादा वेक्टर जब ऐड करना है तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ देखेंगे कि पॉलीगॉन लॉ में होता क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ देखते हैं। जैसे हमारे पास ट्रायंगल लॉ में क्या है, 2 वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या ले लिए, बी। दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है बताओ, तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा, दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना हो तो हमने बताया है कि क्या करते हैं अपन, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं। तो पहला वेक्टर देखो ए है, ए के हेड पर हमने दूसरा वेक्टर बी का टेल रख लिया। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए पहले के टेल से लास्ट के हेड को हमने मिला दिया। तो आर का वैल्यू आ गया ए प्लस बी, आर का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ लिखिए आर इजकल टू ए प्लस बी, इसी फिगर से आर इजकल टू ए प्लस बी आ गया। हम चाहें तो आर को इधर लेके जाएं तो ए प्लस बी माइनस आर इजकल टू 0, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो ट्रायंगल आया इसको हम लोग इक्विवेलेंट ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लिए। देखो ये टोटल लेंथ को यहां से यहां तक के लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ तो वेक्टर ए है और ए जो हमने लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ जो वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल हमने रख लिया। चलो बहुत बढ़िया। एंगल जो है दोनों के बीच का क्या है, थीटा। एंगल क्या है दोनों वेक्टर के बीच का, थीटा। तो हमने अभी बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वह होगा कॉस कंपोनेंट। तो वेक्टर बी इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, देखो वेक्टर बी इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है ना। तो ए लाइन हो जाएगा बी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो हो जाएगी वो बी साइन थीटा हो जाएगी। तो बी को हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इक्विवेलेंट यदि हम लोग ड्रॉ करें तो ए लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ए लेंथ तो रहेगा ही बी साइन थीटा, और ये आर है तो यहाँ आर रहेगा। क्लियर है? तो हमने यही लिख लिया ए प्लस बी कॉस थीटा।
और यहाँ लिख लिया बी साइन थीटा और ए आर, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल से क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल से दिख रहा है कि ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, ए लाइन, और ए लाइन क्या है, बेस है, और ए लाइन क्या है, हाइपोटेनस है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। फिगर 3 हमने मान लिया। तो यहाँ हाइपोटेनस है आर, तो आर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको ध्यान होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है फार्मूला। तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी cos थीटा का स्क्वायर, लिखे हुए देखो, ए का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नहीं 2a, यहां देखो a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया, और 2a और b की जगह पर b cos थीटा रख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो हमारे पास है, यहाँ देखो b साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ b स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में, हमने a स्क्वायर को ऐसे ही रखा, b स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2ab cos थीटा जैसे वैसे रख लिया, 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, तो हमने यहाँ रख लिया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये टर्म रूट में आ जाएगा, तो आर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। यानी एक बात क्लियर है कि यदि दो वेक्टर को ऐड करना है, जैसे कोई वेक्टर हमने लिया था वेक्टर ए है ना, और दूसरा वेक्टर है बी, और ये दोनों को ऐड करना है, दोनों के बीच एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा, दोनों के बीच एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा। तो इसका सम क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, तो हमको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट हमारा जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट आएगा। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम समझते हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जहां डाउट होता है आप इसको एक बार और वीडियो को देखो, फिर भी डाउट किसी पॉइंट पर आ जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समझते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला हम लोगों का जो है पैरेललोग्राम लॉ, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तक थैंक यू।